तो जय नमस्कार दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट 17 और रिवीजन के लिए 16वां 17वां हम थोड़ा आराम से पढ़ेंगे समझ के, और जो 16वां सेट है उसको हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि 16वां सेट जो है वो हो चुका है। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि जो इसकी PDF है, हैंड नोट PDF 3 बजे वाली नवीन सर की, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा, मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में जो है, मानस जो है वो असम में है। पंचगढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व MP में है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है। और नोक्रेक यानी नोकराई, कौन, मेगा कह रही है नोकराई, उड़ गई, कौन, सिमली सोई, वो गांव की लड़की जो थी वो उड़ गई। MP जो होते हैं उनके पास पंच मणि होती हैं, 5 मणि होती हैं, तभी तो वो इतने अमीर होते हैं। ठीक है, और मान जाओगी इसी आस में हम तुमको मना रहे हैं। तो मान जाओ यानी कि असम, मान जाओ असम। मेघालय, मेघा कहती है कि नो क्राई, क्राई नहीं करना है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं तो इनको जो जैव निश्चय है, इनको यूनेस्को की साइट में जैव आरक्षित क्षेत्र में जोड़ा गया है। भारत में कुल अगर बात करें कि बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में हैं। सुंदरबन जो है बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं, ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। देहांग अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल को क्या किया, उसकी देह पटका दी, देहांग पटकाई जो है, या फिर देहांग दिबांग जो है वो कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन जो है डेल्टा कहाँ पे बनता है? तो पश्चिम बंगाल में बनता है। और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी वो कहाँ पर है? तो वो भी पश्चिम बंगाल में है। अचनकमार, अचानक MP में छत्तीसगढ़ आ गए। कितने अचनकमार, कितने? MP और छत्तीसगढ़ दोनों में है। अगस्त मलाई, अगस्त मलाई, मलाई से क्या समझ में आता है? जो लाई, माई, पाई, टाई, जितने भी नाम आते हैं ये कहाँ पे के हैं? ये कर्नाटक साइड, केरल साइड और तमिलनाडु की साइड है। तो ये कहाँ पर है? तो ये केरल और तमिलनाडु में ये है। कौन सा? अगस्त मलाई जो है, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? केरल और तमिलनाडु में है। शेषचलम, अंधा बचा है, अंधा कह रहा है कि शेष जो आंखें बची हुई हैं, जो आंखों की रोशनी बची हुई है, तो शेषचलम कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। अंधा व्यक्ति कह रहा है शेष बची हुई है थोड़ी सी नज़र हमारी, अभी मैं अंधा नहीं हुआ हूँ। पन्ना, पन्ना कैसा? MP अगर पन्ने पे साइन कर दे तो बस काम ही बन जाता है। और MP में क्या है? 5 मणि है। MP के पास कितनी मणि है? पंचमणि कहाँ का है? MP का भी है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ का है? तो MP का है। शेषाचलम कहाँ का है? शेष बची हुई यहाँ की आंध्र प्रदेश की। अगस्तमलाई कहाँ है? केरल और तमिलनाडु का। अचकनकमार कहाँ का है? तो MP और छत्तीसगढ़ का है। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं तो नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और जिसको 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया, या फिर 1986 में इसको शायद बनाया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में। बायोस्फीयर रिजर्व को अभी जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, कच्छ के रण की बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो जंगली गधे के लिए है। किसके लिए? जंगली गधे के लिए है। क्यों? क्योंकि गधा है तो वो उसको ज़्यादा जगह चाहिए होगी। ठीक है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए जंगली गधे के लिए कच्छ का रण। और कच्छ का रण कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। सबसे छोटा कहाँ पर है? तो डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा कहाँ पर है? तो असम में है। कहाँ पर है सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व? डिब्रू सेखोवा, और ये कहाँ पर है? तो असम में है। और ये कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में, जो कि जंगली गधी के लिए बनाया गया। और नीलगिरी इसको कब बनाया गया था? तो 1986 में इसको तमिलनाडु में बनाया गया था, सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है। अब बात कर लेते थे होसलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो होसलेश्वर मंदिर जो है वो कर्नाटक में स्थित है, जो यूनेस्को की 42वीं साइट है। कौन, कितनी है? 42वीं साइट है। इसके 3 मंदिर समूह है। कितने मंदिर समूह है? 3 मंदिर समूह है। पहला है बेल्लूर, हेलोविड और सोमनाथपुरा मंदिर। कौन से हैं? हेलोविड, बेल्लूर और सोमनाथपुरा मंदिर इसके होसलेश्वर मंदिर के, जो कि 42वीं साइट है यूनेस्को की और जो कि कर्नाटक में स्थित है। पल्लकड़ का किला ये कहाँ पर स्थित है? तो पल्लकड़ का किला जो है वो केरल में स्थित है। कित्तूर का किला ये कहाँ पर है? तो कित्तूर का किला ये कर्नाटक में है। जो रानी चेन्नम्मा थी, जिनका कार्यकाल 1824 से 1829 तक रहा है, इनके हस्बैंड की मृत्यु के हो जाने के बाद में इन्होंने जो है युद्ध लड़े हैं। कहाँ से लड़ी हैं? तो ये कित्तूर का किला जो है वहाँ से। और कित्तूर का किला कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में ये स्थित है। गोल गुम्बज की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। गोल गुम्बज कहाँ पर है? गोल गुम्बज ये कर्नाटक में स्थित है। अली आदिल शाह का मकबरा बहमनी वंश से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा गोल गुम्बज जो है 1665 में बनाया गया था।
जो कि गोल गुम्बज के नाम से जाना जाता है। उसको बनाया कब गया था? तो 1665 में बनाया गया था। और ये कब किसकी याद में बनाया गया था? मकबरा किसका था? तो आदिल शाह का मकबरा था, जो कि 1665 ईस्वी में बनाया गया था। और आदिल शाह किस वंश से था? तो बहमनी वंश से ये संबंध रखता था। और गोल गुम्बज कहाँ पे है? तो ये गोल गुम्बज बीजापुर में स्थित है। कहाँ पर है? गोल गुम्बज बीजापुर में स्थित है। और ये कौन सी विधि से बनाया गया है? तो मरमर विधि से बनाया गया है। कौन सी विधि से बनाया गया? मरमर विधि से ये बनाया गया है। नर्तकी नटराज की बात कर लेते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है, जिनको 2011 में साहित्य नाटक अकादमी मिला था। और ये पहली महिला ट्रांसजेंडर हैं। कौन सी हैं? पहली ट्रांसजेंडर हैं जिनको 2011 में साहित्य नाटक अकादमी से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और 2021 में इनको नर्तकी नटराज को 2019 में और 2021 में मजम्मा जोगती, किसको? मजम्मा जोगती, जो कि जोगती डांस के लिए, और जोगती डांस कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। मजम्मा जोगती जोगती डांस के लिए जानी जाती हैं। और जोगती डांस कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है। 2021 में इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। और नर्तकी नटराज को क्या मिला है? तो इनको 2019 में पद्मश्री से सम्मानित और 2021 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। मृदंगम की बात कर लेते हैं। तो पालघाट मणि अय्यर जो है वो मृदंगम से संबंधित है। A.B. आनंद जो है ये भी किससे संबंधित है? मृदंगम से, ठीक है। और रामनाथ राघवन, T. रंगनाथम, J. वैद्यनाथम। जब आप गम में हो, आनंद आपके पास ना हो, तो लोग क्या दिखाते हैं? रंग दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? रंग। एक वैद्य ही ऐसा है जो राम का काम करता है। कैसा काम करता है? राम का काम करता है। कैसा करता है? राम का काम करता है, ठीक है। और वो क्या करता है? सभी के घाट दिखाता है कि कौन कितने पानी में है। कौन? पालघाट मणि अय्यर सभी के घाट दिखाता है कि कौन कितने पानी में है, कौन तुम्हारा साथ दे सकता है जब आप गम में हो। आनंद बिल्कुल आपके पास ना हो, सभी अपने रंग दिखाते हैं। सिर्फ वैद्य ही ऐसा है जो कि राम के समान काम करता है और सबके घाट दिखाता है। सरोद की बात कर लेते हैं। तो जरीन एस शर्मा, कैसा? रो दिया। क्यों रो दिया? जरा सा रो दिया। क्यों रो दिया? अली अकबर खान। क्यों? क्या? अली अकबर खान। जरीन एस शर्मा जरा रो दिया यानी सरोद। और अली अकबर खान भी किससे संबंधित हैं? तो सरोद से संबंधित है। अली अकबर खान की बात कर लेते हैं। किस घराने से संबंधित है? तो ये मेहर घराने से ये संबंधित है। कौन से घराने से संबंधित है? तो मेहर घराने से ये संबंधित है। पुस्तक की बात कहा जाती है स्टैंडिंग माई ग्राउंड। मैथ्यू हैडन जो है वो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है स्टैंडिंग माई ग्राउंड। ये किससे संबंधित है? और ये क्रिकेट से संबंधित है। एट द लूज प्ले ये रिक्की पॉन्टिंग की है। किसकी? रिक्की पॉन्टिंग। रिक्की पॉन्टिंग की जो पुस्तक है ये बहुत फेमस है और इनको याद रखेंगे आप। एट द लूज प्ले। सैनवॉर्न नो स्पिन सैनवॉर्न ये सभी को पता होगी। जहाँ तक है कि 80% बच्चों को ये पता है। माई स्टोरी माइकल क्लार्क की है। किसकी है? माइकल क्लार्क की माई स्टोरी है। टेस्ट ऑफ विल ग्लेन मैक्रा की है। किसकी है? ग्लेन मैक्रा की टेस्ट ऑफ विल है। द विनर्स माइंडसेट सैन वॉटसन की है। ये भी सभी को जहाँ तक है पता होगी। कौन सी? द विनर्स माइंडसेट किसकी है? सैन वॉटसन की है। सतरिया नृत्य जो है इससे किससे संबंधित? जितने भी गोस्वामी हैं, ठीक है, गोस्वामी जितने भी नाम में गोस्वामी लगाओ और सेकिया वर्ड लगाओ, ये किससे संबंधित है? ये सतरिया नृत्य से संबंधित है। याद रखेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति यमी क्या है? भरत कह रहा है यमी, एकदम यमी टाइप की कच्ची पूड़ी है। पूड़ी कैसी है? एकदम यमी है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो किससे संबंधित है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ये संबंधित है। अगला है क्वेश्चन कि इसरा पारेख। थकना नहीं है। अगर कोई इशारा कर दे कि अब तुमको थकना नहीं है तो तुम थकोगे नहीं। तो इसरा पारेख किससे संबंधित है? तो कथक से ये संबंधित है। उड़ीसी की बात कर लेते हैं। जितने भी महापात्रा वाले नाम आएंगे, जैसे केलुचरण महापात्रा, लक्ष्मीप्रिया महापात्रा, मधुलिका महापात्रा, जितने भी नाम आएंगे महापात्रा से वो सभी के सभी उड़ीसी में जाएंगे। एक भी ऐसा नाम नहीं है जो किसी अन्य में चला जाए, ठीक है। तो स्वरूपा, उनका रूप थोड़ा जो नीका हो थोड़ा अच्छा हो गया तो वो क्या करने लगी? वो उड़ने लगी, ठीक है। महापात्रा वाले सभी नाम जो हैं वो किस में जाएंगे? उड़ीसी में जाएंगे। वैशाली मोहंती किसके साथ उड़ गई? मोहंती के साथ में उड़ गई। कौन? स्वरूपा सेन, यानी उनका रूप थोड़ा सा अच्छा हो गया तो मोहंती के साथ में उड़ गई, ठीक है। और क्या?
देवा प्रसाद दास। कौन? देवा प्रसाद दास। और क्या बन गई जाके? दास बन गई जाके। किसकी? देव की। किसकी? देव की दास बन गई जाके। कौन? उनका रूप थोड़ा अच्छा था इसलिए वो देव की दास बन गई जाकर। ठीक है, याद रखेंगे ये सभी नाम जितने भी हैं। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में मनाने वाले जो फेस्टिवल हैं फेमस, वो कौन कौन से हैं? गुरु पर्वा पता है सभी को, लोहड़ी पता है, बैसाखी पता है और होला मोहल्ला पता है। बचे दो, तीजा भी जहाँ तक लोगों को पता है। अब कौन सा बचा है? सिर्फ एक बचा है, टीका। इसको याद रखेंगे। पंजाब में कौन सा? टीका सिर्फ एक ऐसा है जिसको आपको पता नहीं होगा। ज्ञान पंचमी के बारे में बात कर लेते हैं तो लाभ पंचमी बोलते हैं, पांडव पंचमी बोलते हैं, जो कि जैन त्यौहार माना जाता है। ज्ञान पंचमी किसका त्यौहार है? तो ये जैन का त्यौहार है। कौन सा? ज्ञान पंचमी, जिसको हम लाभ पंचमी और पांडव पंचमी के नाम से भी जानते हैं। होला मोहल्ला कहाँ का है? पंजाब का है। बैसाखी कहाँ का है? पंजाब का है। लोहड़ी कहाँ का है? पंजाब का है। तीजा कहाँ का है? पंजाब का है। टीका कहाँ का है? पंजाब का है। गुरु पर्व कहाँ का है? पंजाब का है। जनसंख्या घनत्व के बारे में बात कर लेते हैं तो भारत का ओवरऑल जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका घनत्व है। भारत की बात कर लेते हैं। मिजोरम की बात कर लेते हैं तो 52 है। और राजस्थान की बात कर लेते हैं तो ये 200 प्लस में। कौन से? 200 प्लस अगर बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व की तो पहले नंबर पे राजस्थान आता है। और सबसे कम की बात कर लेते हैं तो सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। और सबसे अधिक की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे अधिक जो है वो असम का है। किसका है? असम का है, जो कि 397 प्रति वर्ग किलोमीटर पे प्रति व्यक्ति निवास करता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा है। किसमें है? नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा माना जाता है। अगर सबसे कम यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हैं तो सबसे कम यूनियन टेरिटरी किसकी है? अंडमान निकोबार की है। किसकी है? अंडमान निकोबार की है। राष्ट्रीय खेल की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय खेल जो है वो 2012 से मनाना शुरू हुआ है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के खिलाड़ी माने गए हैं और जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ये उनसे संबंधित। और 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद की जो एक पुस्तक है वो क्या है? तो वो गोल है। कौन सी है? गोल है। इन्होंने कौन से ओलंपिक में भाग लिया था? तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। इंटरनेशनल खेल दिवस की बात कर लेते हैं तो ये कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल चेस डे की बात कर लेते हैं तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा दिवस की बात कर लेते हैं तो 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस की बात कर लेते हैं तो 24 मई को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस या फिर हथकरघा दिवस की बात कर लेते हैं तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर लेते हैं तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 19 अगस्त की बात कर लेते हैं तो विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। दसवां क्वेश्चन है 137 आर्टिकल में क्या है? तो 137 में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। तो क्वेश्चन था न्यायिक पुनरावलोकन किसमें है? तो आर्टिकल 37 में है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ किसमें है? तो सुप्रीम कोर्ट की पीठ जो है वो 130 में है। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, ये किसमें है? तो 143 में है। सुप्रीम कोर्ट के वेतन की बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी लोग होते हैं उनका जो वेतन की बात कहेगी वो किस में कहेगी? तो वेतन की जो बात है वो 125 में कहेगी। लेकिन जो वेतन है वो सबका अलग अलग होता है। तो वेतन की बात कर लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश है तो 2.80 लाख, कितने? 2,80,000 रुपये मुख्य न्यायाधीश को मिलेंगे। जबकि अन्य जो न्यायाधीश है उनको कितना मिलेगा? तो 2.50 लाख जो है वो अन्य लोगों को मिलेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं। और हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें 2.50 लाख से लेकर 2.50 लाख मिलती है सैलरी। और उनसे जो कम यानी कि अन्य न्यायाधीशों की बात कर लेते हैं तो 2.25 लाख जो है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश है और वो अभद्रपूर्वक तरीके से अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसको कैसे हटाया जा सकता है? तो एक आर्टिकल है 124 का क्लॉज सेक्शन 4 जिसमें महाभियोग है सुप्रीम कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के खिलाफ, जिसमें लोकसभा में 100 सदस्यों का प्रस्ताव दिया जाएगा और 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा उस पर्सन को कि आपके खिलाफ जो है वो 100 सदस्यों ने प्रस्ताव जारी किया है महाभियोग के लिए। महाभियोग राष्ट्रपति का 71 में महाभियोग है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीशों की बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो आर्टिकल है वो किसमें है, 124 के क्लॉज सेक्शन 14 में है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके खिलाफ पहले ऐसा हुआ है, तो पहले एक ऐसे व्यक्ति हैं रामास्वामी, जिनको 1991 में किया गया था, जो कि असफल रहा था। क्या रहा था? असफल रहा था। भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो भारत में जो न्यायपालिका है वो कैसी है? एकीकृत है। कैसी है? एकीकृत है। कैसी है? एकीकृत है। और भारत में न्यायपालिका को क्या कहा जाता है? तो संविधान का व्याख्याकार और संविधान का संरक्षक जो है वो न्यायपालिका को कहा जाता है। न्यायपालिका को क्या कहा जाता है? संविधान का जो व्याख्याकार है वो और संरक्षक है वो भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के CJI सबसे कम समय के लिए किसको चुना गया? यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे कम समय के लिए कमल नारायण सिंह को चुना गया था, जो कि सिर्फ 18 दिन के लिए ही इनको पद पर इन्हें रखा गया था। पहले CJI कौन है? तो पहले CJI कौन है? तो हीरालाल जे कानिया है। कौन है? हीरालाल जे कानिया। वर्तमान में 50वें नंबर के कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। और 49वें नंबर के कौन है? तो UU ललित है। लेकिन ज़्यादा समय के लिए बात करें तो DY की जगह YV कर दो, DY की जगह VY कर दो, जो कि सबसे अधिक समय तक रहे हैं। कितने समय तक रहे हैं? 7 वर्ष और 4 माह तक के लिए इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए चुना गया था। कार्यवाहक ऐसे कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले CJI कौन है? तो M हिदायतुल्लाह हैं। कौन है? M हिदायतुल्लाह हैं। प्रथम दलित CJI कौन है? तो KG बालकृष्णन है। कौन है? KG बालकृष्णन है। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले या फिर जन्मे CJI कौन है? तो SH कपाड़िया है। कौन है? SH कपाड़िया है। PIL के प्रणेता कौन है? तो PN भगवती है। कौन है? PN भगवती हैं PIL के प्रणेता। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका के प्रणेता किसको माना जाता है? तो PN भगवती को माना जाता है। संवैधानिक पद क्या है? अभी तक कोई ऐसी CJI ऑफ इंडिया बनी हुई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है कोई ऐसी फीमेल है? तो जी नहीं, अभी तक कोई नहीं बनी है, लेकिन 2027 में चुनने की संभावना जताई जा रही है। वैसे अगर बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की तो कौन है? रमा देवी हैं, जिनको 1990 में एकमात्र ऐसी महिला है जिनको मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 1990 में चुना गया था। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो सुमित्रा महाजन और मीरा कुमार दोनों लोग हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष बनी हुई है। हिस्ट्री में बात कर लेते हैं चालुक्य वंश की, तो चालुक्य वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? पुलकेशिन I को माना जाता है, जिनका कार्यकाल 535 से लेकर 566 तक है। इनकी राजधानी की बात कर लेते हैं तो पुलकेशिन की राजधानी कौन सी है? बातापी, जिसको हम बादामी के नाम से भी जानते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो 610 से 642 AD तक इनका कार्यकाल रहा था, जिनको हम दक्षिणापथेश्वर की उपाधि के नाम से भी जानते हैं। कौन सी? दक्षिणापथेश्वर के उपाधि के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो हत्या है वो नरसिंह वर्मन बनने की थी। किनकी? पुलकेशिन द्वितीय की, जो कि पल्लव वंश के राजा थे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और जिन्हें बातापी कोंडा की उपाधि के नाम से भी जानते हैं। किनको? नरसिंह वर्मन जी को। ठीक है। अंतिम शासक जो है वो कौन है? तो अंतिम शासक जो थे वो कीर्तिवर्मन सेकंड थे। और कीर्तिवर्मन सेकंड को किसने हराया था? तो दंतिदुर्ग ने हराया था। दंतिदुर्ग कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। कौन? दंतिदुर्ग। कौन थे? दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। किनके अधीन थे? तो राष्ट्रकूट के अधीन थे। पल्लव वंश की बात कर लेते हैं तो पल्लव वंश के जो संस्थापक थे तो वो सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु थे। और सिंह विष्णु ने किनकी उपाधि धारण की थी? तो अवनी सिंह की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। कौन सी थी? कांची थी। सिंह विष्णु के दरबारी की बात कर लेते हैं तो भारवी थे। कौन थे? भारवी थे। और भारवी की एक पुस्तक थी किरारतार जूनियम। कौन सी थी? किरारतार जूनियम इनकी एक पुस्तक थी भारवी की। लास्ट शासक कौन है पल्लव वंश का? तो उपार्जित बर्मन है। कौन है? उपार्जित बर्मन जो है इसका लास्ट
जो संस्थापक था, लास्ट शासक जो था वो था नरसिंह वर्मन वन की बात कर लेते हैं तो 630 से लेकर 668 एडी तक पल्लव वंश रहता है। नरसिंह वर्मन वन ने क्या बनाया था, तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए थे जो कि तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है वो बनवाए थे जो कि तमिलनाडु में स्थित है। मामल्लपुरम की स्थापना भी जो है वो नरसिंह वर्मन वन के द्वारा करवाई गई थी। वैनसांग ने कांची का दौरा भी इसी के समय किया था, नरसिंह वर्मन वन के दौरान में। अगर पल्लव वंश की राजधानी की बात कर लेते हैं तो पल्लव वंश की कौन सी थी, कांचीपुरम थी। मौखरी वंश की बात कर लेते हैं तो मौखरी वंश की कौन सी थी, कन्नौज थी। पुष्पभूति वंश की बात कर लेते हैं तो थानेश्वर थी। और पाल वंश की बात कर लेते हैं तो मुंगेर थी। कौन सी थी, मुंगेर इनकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट की बात कर लेते हैं तो मालखेड़े या फिर मान्यखेत इनकी राजधानी थी। चंदेल वंश की बात कर लेते हैं तो खजुराहो इनकी राजधानी थी। चोल वंश की बात कर लेते हैं तो तंजावर इनकी राजधानी थी। परमार वंश की बात कर लेते हैं तो मार दिया और कैसे मारा है, धार से मारा है। कैसे मारा है, धार से मारा, चल दिया। कहाँ चल दिया, राहों में चल दिया। कहाँ पर, चंदेल, राहें और चोल। अपने हिसाब से कोई भी आप अपनी ट्रैक बना सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की कहाँ थी, तो मान्यखेत थी। कौन सी थी, मान्यखेत थी या फिर मालखेड़े भी इसको हम बोल सकते हैं। बल्लवी के मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बल्लवी के मैत्रक वंश के संस्थापक भाटर थे। कौन थे, भाटर थे, जो कि गुणोत्तर काल से संबंधित रखते थे और हर्ष के टाइम के थे। कौन से, हर्ष के टाइम के थे, ठीक है। चालुक्य वंश की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक इतिहास का स्वर्ण इतिहास। कर्नाटक इतिहास का जो इतिहास है वो किसको कहा जाता है, तो चालुक्य वंश को कहा जाता है स्वर्ण इतिहास, ठीक है। और वैसे अगर स्वर्णकाल बोला जाए तो गुप्त वंश को कहते हैं, किसको, गुप्त वंश को। और कर्नाटक इतिहास का बात आ जाए, स्वर्ण इतिहास किसको कहते हैं, तो चालुक्य वंश को कहते हैं। दोनों बातें अलग हैं, दोनों चीज़ें अलग हैं, याद रखेंगे ध्यान से, ठीक है। इसके बाद में ज्योग्राफी आती है कि जो अपना जो भारत का नक्शा है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। जहाँ पे, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा है छोटा सा, और यहाँ पे अपना कर्नाटक है, और यहाँ पे केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु के ऊपर जो है क्या बोलते, आंध्रा है, आंध्रा के ऊपर उड़ीसा है, उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इसके बाद में अपना यूपी यहाँ पे, उत्तराखंड यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी हैं जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, जितने भी हैं वो यहाँ पे सब पड़ते हैं। और बाकी ऊपर आपको पता है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और उत्तराखंड वगैरह, उससे नीचे सब ऐसे धीरे धीरे आ जाता है। और एमपी, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सभी आपको अपने, अगर आपने पढ़ा है मैप अच्छी तरीके से तो आपको पता होगा, ठीक है। तो गुजरात के कौन कौन से हैं, तो दीनदयाल जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है, गुजरात, जिसको हम पहले किसके नाम से जानते थे, तो कांड्रा बंदरगाह के नाम से जानते थे। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो न्हावा सेवा और मुंबई, ये कहाँ के हैं, तो ये महाराष्ट्र के हैं। मार्मुगोवा, जो कि क्वेश्चन था कि मार्मुगोवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक में कहाँ पर है, मैंगलोर में बंदरगाह स्थित है। कोच्चि की बात कर लेते हैं तो कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है, तो केरल में है। कर्नाटक बंदरगाह कहाँ पर है, तो मैंगलोर में स्थित है। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। पारादीप कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम कहाँ पर है बंदरगाह, तो आंध्र प्रदेश में है। एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरन, कौन सा, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरन, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ACT, कौन सा, ACT। तेरमा कौन सा है, तो तेरमा है अंडमान में। कौन सा है, तेरमा अंडमान में है। मंडल की बात कर लेते हैं तो क्षोभ मंडल जो है नीचे 0 से लेकर के 12 से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है, जिसको मौसमी घटना कहते हैं। और जो जहाज है वो क्षोभ मंडल से ऊपर, और सप्ताह मंडल में अपना अगर बात करें कि हवाई जहाज जो है वो किस में उड़ता है, तो समताप मंडल में जो है वो एयरप्लेन जो है वो उड़ता है। क्यों, इसका रीज़न ये है कि जो बारिश होगी वो क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है, लेकिन जो हवाई जहाज है वो बारिश से ऊपर उड़ता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी आपने देखा हो कि जो बारिश की वजह से एयरप्लेन वगैरह हैं वो लैंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो समताप मंडल जो है वो एयरप्लेन, और मौसमी घटनाएं जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं जैसे कि आंधी, तूफान, बारिश, ओले पड़ना, ये किस में है, ये क्षोभ मंडल में आती है। मध्य मंडल की बात कर लेते हैं तो 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक, ठीक है। कहाँ से, 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक। तापमंडल की बात कर लेते हैं तो 80 से लेकर 800 किलोमीटर तक। कहाँ से, 0 से वहाँ 12 से 18, यहाँ 10 से 50, और 50 से 80, 80 से 800। और वायुमंडल की बात कर लेते हैं तो फिर 800 किलोमीटर से फिर उसके बाद आगे की
घटना जो है वो वायुमंडल में आती हैं। भूप्रपट्टी की बात कर लेते हैं तो प्रचुर मात्रा में जो भूप्रपट्टी है वो सियोल में होती है। कौन सी? सियोल में। सिलिकॉन होता है वो 27% होता है, वो जो ऑक्सीजन जो होती है वो 46% होती है, और ये जो एल्यूमिनियम है वो 8% और लोहा जो है वो 5% है। या फिर ओसीएल ट्रिक बना सकते हैं। कौन सी? ओसीएल। ऑक्सीजन 46, सिलिकॉन 27 और इसके बाद में ए यानी एल्यूमिनियम 8% और एल मतलब लोहा जिसको हम 5%। वायुमंडल में बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्या है? नो आर्यन को और यहाँ पे ओसीएल। कौन सा? भूप्रपट्टी की बात कर लेते हैं तो ओसीएल आता है। और अगर वायुमंडल में जो गैस की बात करते हैं तो वो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन होती है, उसके बाद आर्गन होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। मानव शरीर के तत्व की बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद हाइड्रोजन 18% और कार्बन की बात करते हैं तो 9% और नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं तो 3%। ठीक है। इसके बाद भूकंप क्षेत्र की बात कर लेते हैं। भूकंप क्षेत्र 4 जोन में होते हैं। सबसे कम खतरा जो है वो जोन 2 में होता है, उसके बाद जोन 3, उसके बाद जोन 4 और जो सबसे खतरनाक होता है वो जोन 5 होता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के साइड में सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है। भूकंप तरंगें की बात कर लेते हैं तो भूकंप तरंगें 3 तरीके की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव। प्राइमरी जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंग में आती है, सेकेंडरी जो होती हैं वो अनुप्रस्थ में आती हैं, और लव वेव की बात कर लेते हैं सबसे कम गति और ज़्यादा विनाशकारी। लव का मतलब ही धीरे धीरे होता है और सबसे विनाशकारी यही होता है। ठीक है। तो लव वेव जो है सबसे कम गति और सबसे ज़्यादा विनाशकारी यही होता है। सेकेंडरी की बात कर लेते हैं तो अनुप्रस्थ। प्राइमरी की बात कर लेते हैं तो अनुदैर्ध्य। ठीक है। रिएक्टर स्केल क्या होता है? तो रिएक्टर स्केल 0 से लेकर 9 तक रिएक्टर स्केल होता है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं किसकी? ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है तो प्रदीप्त व्रत है। कौन सा है? प्रदीप्त व्रत जो है वो दिन और रात को 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड से प्रदीप्त व्रत की बात कर लेते हैं तो ये 23.5 डिग्री अक्षांश देशांतर जो है उनको विभाजित करता है। किसको? ग्लोब पर। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं तो लॉरेंज वक्र जो है वो आय विवरण की विषमताएं दर्शाता है। लॉरेंज वक्र जो है वो क्या करता है? तो आय वितरण में विषमताएं दर्शाता है। और विकसित कब की गई थी? तो 1905 में ये विकसित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा ये लॉरेंज वक्र जो है वो की गई थी। आय विवरण में आर्थिक विषमता क्या है? तो लॉरेंज वक्र ही आम विवरण में आर्थिक विषमताएं हैं। लॉरेंज वक्र क्या है? कि सांख्यिकी की माप है। क्या है? सांख्यिकी की माप है, यानी कि मिनी गुणांक है। ठीक है। जितना ज़्यादा विषमता उतनी ही ज़्यादा। कुछ नेट्स कर्व की बात कर लेते हैं तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर आय की विषमताएं बढ़ती है और फिर कम होने लगती हैं। कुछ नेट्स क्या है? कुछ नेट्स कर्व क्या है? प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर आय की विषमताएं बढ़ती हैं और फिर कम होने लगती हैं। फ्लिक्स कर्व क्या है? तो बेरोजगारी दर पर मुद्रास्फीति में व्युत्पन्न का संबंध जो है वो होता है। लॉफर वर्ग क्या है? तो करारोपण की दर जो है घटाने पर राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन एक सीमा तक होगी। मुद्रास्फीति की बात कर लेते हैं। मांग और आपूर्ति में असंतुलन ही मुद्रास्फीति कहलाता है। या तो महंगाई बढ़ेगी या फिर घटेगी। ठीक है। नियंत्रण क्या है? रेपो रेट में वृद्धि जो है आरबीआई जो कि एक तो रेपो रेट होता है, एक रिजर्व रेपो रेट होता है, जिसको कौन देखता है? तो आरबीआई देखती है। एसईजी की बात कर लेते हैं तो एसईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन जो है वो होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो एसईजी होती है। बीओपी क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बीओटी क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ओएमओ क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। टीवीसी क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओपन मार्केट ऑपरेशन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। व्यक्तिगत व्यय योग्य और प्रयोज्य आय। व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर क्या है? आगे है 31 से क्वेश्चन है, 38 तक वो साइंस के होंगे। 8 क्वेश्चन। बायोगैस मुख्य घटक किसका होता है? तो बायोगैस जो मुख्य घटक है वो मीथेन का होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, जिसमें 55 से लेकर 60% तक की मात्रा होती है। और CO2 क्या होता है?
CO जो CO2 होता है, मीथेन पहली बात बनती कहाँ है, तो दलदली स्थानों में बनती है, जिसमें 50 से 60% मीथेन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 25 से लेकर 30% तक होती है। खोज किसने की थी, तो इलेसेंड्रो बोल्टा ने इसकी 1776 में इसकी खोज की थी। किसकी, दलदली स्थानों में जो मीथेन गैस निकलती है, जिसमें 50 से लेकर 55% तक की मीथेन की और कार्बन डाई 25 से लेकर 30% तक की होती है। बायोगैस मुख्य घटक की बात हो रही है, ठीक है। एथेन की बात कर लेते हैं, तो C2H4 जो है वो एथेन होता है। प्रोपेन की बात कर लेते हैं, तो देखो मैथ में होता है तो एक होता है यानी CH4 होता है, और एथ में एथेन C2 होता है, प्रोपेन 3 होता है, ब्यूटेन 4 होता है, ठीक है। एथ मैथ प्रो ब्यूट, और इसके बाद मेथिल एल्कोहल में होता है OH लगा होता है लास्ट में, तो CH3OH मेथिल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल तो C2H5OH एथाइल एल्कोहल होता है। सामुल पढ़ रहे